स्टूडेंट्स, आज से हम कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोशिका की संरचना कैसी होती है और उसके मुख्य क्या घटक हैं। तो आपने इसमें लिखना है, सबसे पहले प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे की जगह देते हैं। ठीक है, नंबर 1 है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा है कोशिका द्रव्य। ये 3 मुख्य गुण प्रत्येक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहले है इसमें प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप अपनी कॉपी होती है तो आप कॉपी में कवर चढ़ाते हैं बाहर से, उसी प्रकार से प्रत्येक कोशिका में बाहर से एक ऊपरी परत होती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका की झिल्ली कहते हैं। तो आपने इसके लिए फर्स्ट पॉइंट लिखना है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यानी कोशिका के अंदर जो घटक उपस्थित हैं उनको उसकी बाहर जो पर्यावरण है, यानी हमारे शरीर में बाकी और चीज़ें हैं, उनसे वो क्या करती है, अलग रखती है। तो उसी प्रकार से जैसे हम अपनी कॉपी में कवर चढ़ाते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखना है, प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यानी कोई भी पदार्थ यदि कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही वो प्रवेश कर पाता है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात आ रही है, कुछ पदार्थ यानी कुछ चुने हुए पदार्थों को ही कोशिका के अंदर आने देती है, कई पदार्थों को नहीं आने देती है। जिसकी शरीर को ज़रूरत है या जिसकी कोशिका को आवश्यकता है, या ऐसे पदार्थ जिसकी कोशिका को आवश्यकता नहीं है, उसे बाहर की ओर जाने देती है। इसी वजह से कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। केवल कुछ मुख्य चीज़ें ही इसके द्वारा आर पार जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो हमने अभी बताया कि वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है, तो किस प्रकार से कुछ तत्व कोशिका के अंदर या बाहर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है, पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, दोनों क्या हैं, गैसें हैं। कोशिका को श्वसन, जैसे हमारा शरीर श्वसन करता है तो श्वसन करके ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारी कोशिकाओं में ही जाती है, और कोशिकाओं से ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार की जो मुख्य गैसें हैं, ये किस प्रकार आगमन कर पाते हैं, तो इनका आगमन होता है विसरण प्रक्रिया के द्वारा। ये आपको पिछली चैप्टर्स में भी, केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी बताया था कि विसरण क्या होता है। जो गैस के कण होते हैं या पदार्थ के कण होते हैं, जब वो उच्च सांद्रता से यानी जहाँ अधिक है वहाँ से निम्न की ओर जाते हैं, तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही कोशिका में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है। अब ये किस प्रकार जाती है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस में हमने ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन जहाँ नहीं है कोशिका के अंदर, ये मान लीजिए कोशिका है, तो बाहर क्या हो गया, ऑक्सीजन है, लेकिन कोशिका के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो उच्च से निम्न सांद्रता की ओर आएंगे, यानी कम की ओर आएंगे कोशिका के अंदर। इस प्रकार ऑक्सीजन चली जाती है। उसी प्रकार जब श्वसन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कोशिका के अंदर क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाहर शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, लेकिन कोशिका के अंदर उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, तो वो क्या होगा, बाहर की ओर निकल जाएगी, कोशिका से बाहर की ओर विसरण, यानी अधिक से निम्न सांद्रता की ओर। तो इस प्रकार क्या है, जो मुख्य गैसें होती हैं विसरण प्रक्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर या बाहर जाती हैं। नेक्स्ट है जल के अणु। देखिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जब जल जाता है तो उसके साथ न केवल जल होता है, बल्कि कई प्रकार के पोषक तत्व या हार्मोन होते हैं। ये सारे हमारे शरीर में जल के द्वारा यानी उसमें तरल स्वरूप में ही प्रवाह करते हैं हमारे शरीर में। तो किसी कोशिका के अंदर जल या ये तरल पदार्थ किस प्रकार से जाते हैं, तो ये चूँकि वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली के द्वारा जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। सेम वही है, जल के अणु का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, इसी को परासरण कहते हैं। अगर गैस है तो उसको हम विसरण कहते हैं, और अगर हम जल की बात कर रहे हैं तो उसे हम परासरण कहते हैं। दोनों एक ही प्रक्रिया होती हैं, बस इसमें एक परिभाषा में एक शब्द आ जाता है, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा, ये आता है जब हम जल के अणुओं की बात करते हैं। तो अब हम 3 प्रकार की परिस्थितियाँ समझेंगे कि कोशिका में किस प्रकार से जो विलयन होता है, विलयन विभिन्न प्रकार के विलयनों में रखने पर कोशिका पे क्या प्रभाव पड़ता है। और आप इस प्रकार की चीज़, ये जो प्रभाव है इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
किशमिश के द्वारा, ठीक है। आप ऐसा समझिए जैसे घर में प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जो किशमिश होती है वो से आप कोशिका मान के चलिए। तो सबसे पहले कोशिका को हमने यानी किशमिश को आपने कहाँ रखना है, तनु विलयन वाले माध्यम में। तो आप लिखेंगे यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर समझिए कि ये पानी है, ठीक है, एक बड़ा बीकर है, इसके अंदर बहुत सारा जल है और बीच में एक किशमिश रखी है यानी कोशिका रखी है। अब देखिए जल कहाँ है, बाहर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ जल में यह जो विलयन है इसमें जल ज़्यादा है। अब बेसिकली होगा ये कि जल कहाँ जाएगा, अधिक से निम्न सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। लेकिन ये जो जल या फिर विलयन की बात कहीं, ये कैसा होना चाहिए, जिसमें जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। और यदि इस विलयन में हम नमक या चीनी की बात करें, अगर हम अपने शरीर की बात करते तो हमारे शरीर में मैंने आपको बताया हार्मोन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए और बाकी जितने पदार्थ हैं उन सब के घटकों की मात्रा कम होनी चाहिए। तो ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जल के अणु कहाँ जाएंगे, कोशिका के अंदर जाएंगे यानी किशमिश के अंदर चले जाएंगे। ऐसा करने पर क्या होगा, इससे कोशिका फूलने लगेगी। तो अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने पर कोशिका फूल जाती है। नेक्स्ट है, यदि हमने कोशिका को किसी ऐसे मध्यम विलयन में रखा जाए तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, यानी जो कोशिका है उसमें भी जल की मात्रा उतनी ही है जितनी बाहर है। तो ये मध्यम विलयन हो गया, यानी दोनों जगह जल की मात्रा बराबर है, जल की सांद्रता बराबर है। तो ऐसे में जल के अणुओं की गति नहीं होगी और ऐसे विलयन को समपरासरसारी विलयन कहते हैं, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि जल के अणुओं की गति नहीं होनी है, परासरण प्रक्रिया नहीं होगी, तो कोशिका क्या होगी, उसके माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी ना तो वह फूलेगी ना ही वह सिकुड़ेगी। नेक्स्ट तीसरी परिस्थिति है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर एक बीकर है जिसमें क्या है, जल है, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, कोशिका है। अब जो जल है इसमें, ये जो विलयन है या जल है, इसमें नमक वगैरह या दूसरे घटकों की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोशिका में अब इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बाहर जल की मात्रा कम है और अन्य घटकों की, अन्य पदार्थों की मात्रा ज़्यादा है। तो कोशिका से बाहर की ओर जल निकल के आएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और जिस परिस्थिति में क्या होगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो अति परासरण दाबी विलयन में डालने पर कोशिका सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह की परिस्थितियां हैं जिनमें कोशिका का माप किस प्रकार बदल जाता है वो पढ़ा है। इसके बाद आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आपने लिखना है कि प्लाज्मा झिल्ली के लाभ या प्लाज्मा झिल्ली का कार्य, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली का आपने कार्य या फिर कार्य ही लिख लीजिएगा, ठीक है। हेडिंग प्लाज्मा झिल्ली का कार्य, जो उसका कार्य है वही उसकी उपयोगिता है, वही उसके लाभ हैं। तो आपने लिखना है प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। फर्स्ट पॉइंट यही लिखना है आपने। सेकंड आपने ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ को ग्रहण करने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और उसके बाद आपने लिखना है उदाहरण, और उदाहरण में है अमीबा, ठीक है। तो कुछ जो एकोशिकीय जीव होते हैं, क्योंकि वो एक ही कोशिका के बने होते हैं, तो उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है ये उन्हें बाहरी पर्यावरण से एक तो सुरक्षा भी प्रदान कराती है, बचाती भी है, दूसरा बाहरी पर्यावरण से उनका भोजन ग्रहण करने में, भोजन के अणु उनके शरीर में प्रवेश कर सके, उस एक कोशिकीय जीव को भोजन मिल सके, उसमें भी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडो का मतलब है अंदर की ओर जाना, साइटोस का मतलब होता है कोशिका, तो कोशिका के अंदर जाना। और जिस प्रकार अमीबा है, अमीबा एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करता है। तो एक कोशिकीय जीवों के लिए भी कोशिका झिल्ली बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है।
नेक्स्ट हेडिंग आपने लिखनी है परासरण के लाभ या परासरण की उपयोगिता। तो इसमें आपने लिखना है परासरण किस प्रकार काम आता है। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण के द्वारा ही जल ग्रहण करती हैं। हमें पता है जो पौधे होते हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं, वो मिट्टी से मृदा से जल को अवशोषित करती हैं, तो वो इसी प्रक्रिया के द्वारा, परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ही जल अवशोषित कर पाते हैं। बाहर आपने पानी डाल दिया तो मिट्टी में पानी, जल के अणु ज़्यादा होंगे, जड़ में कम होंगे, तो अधिक से निम्न सांद्रता की ओर, बाहर से जड़ों की ओर जल जाता है। ठीक है, ये तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है विसरण। विसरण का महत्व या विसरण का कार्य, विसरण की उपयोगिता, आप कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं। आपने इसमें लिखना है विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है विसरण, नेक्स्ट पॉइंट जो आपने लिखना है, कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक है कोशिका झिल्ली वाला, कि कोशिका झिल्ली क्या है, कैसे बनती है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है। किसी भी कोशिका में दो मुख्य कार्य होते हैं, एक तो उसको संरचना प्रदान करना किसी भी कोशिका को, दूसरा उसके जो कोशिका है उसे बाहरी पर्यावरण से सुरक्षित करना, तीसरा मुख्य कार्य होता है बाहरी पर्यावरण से आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करना। तो मुख्यतः मोटी मोटी अगर हम समझें तो 3 मुख्य इसके कार्य होते हैं। इतना काम आपने आज की डेट में कॉपी में करना है।